हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टैलेंट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टैलेंट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र ज्ञान और पाठ्यक्रम के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 32। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। शिक्षा के सिद्धांत एवं व्यवहार में प्रयोजनवाद का प्रभाव या योगदान के विषय में हमें बताना है यहाँ। तो ये आपके सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी 2005, 2007, 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं आंसर। एक दर्शन के रूप में प्रयोजनवाद हमें केवल भौतिकवादी दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें, प्रयोजनवाद परंपरागत शिक्षा व्यवस्था को नहीं मानता, वो भौतिकवादी दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस लोक से परे की बात यह नहीं सोचता है। यह संसार जीव और जड़ की उत्पत्ति के बारे में इतना कहकर ही शांत हो जाता है कि ये विभिन्न क्रियाओं के ही परिणाम हैं। इसका पूरा ध्यान मानव जीवन की सुखी बनाने पर ही केंद्रित है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें, परंपरागत तौर तरीकों को प्रयोजनवाद में महत्व नहीं दिया जाता है, बल्कि भौतिकवादी जीवन पर ही बल दिया जाता है। एक तरह से किस तरह सुखी जीवन व्यतीत किया जाए, इस पर बल देता है प्रयोजनवाद। पूर्व निश्चित आदर्शों और मूल्यों की अवहेलना करने के कारण यह उसे वास्तविक सुख और शांति भी नहीं प्रदान कर सकता। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें, जो भी परंपरा, रीति रिवाज और हमारे पूर्व निश्चित मूल्य हैं, उनकी भी एक तरह से प्रयोजनवाद के द्वारा अवहेलना की जाती है। और शिक्षा दर्शन के रूप में यह एक प्रगतिशील दर्शन है और आज की शिक्षा इससे काफ़ी प्रभावित है। तो जहाँ तक शिक्षा के उद्देश्यों की बात है, प्रयोजनवाद उन्हें निश्चित करने के पक्ष में नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें, परंपरागत शिक्षा प्रणाली को प्रयोजनवाद महत्व नहीं देता। इसका स्पष्टीकरण है कि यह संसार और मनुष्य जीवन परिवर्तनशील है, इसलिए शिक्षा के कोई निश्चित उद्देश्य नहीं हो सकते। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें, ये वर्तमान में जो भी घटित घटना है उस पर ध्यान केंद्रित करता है। बाद में जो विचारक हैं उनका कहना है कि जो हमारे जो जीवन है वो परिवर्तनशील है, जिसकी वजह से हम परंपरागत शिक्षा व्यवस्था को नहीं अपना सकते हैं। कहीं ना कहीं एक तरह से परंपरागत शिक्षा व्यवस्था की अवहेलना भी की गई है। और यहाँ पर हम देखें, इसलिए शिक्षा के कोई निश्चित उद्देश्य नहीं हो सकते हैं। यदि शिक्षा का कोई उद्देश्य हो सकता तो यही है कि उसके द्वारा मनुष्य का सामाजिक विकास इस योग्य बनाया जाए कि वह, आगे देखते हैं, बदलते हुए समाज के से अनुकूलन कर सके। तो यहाँ पर शिक्षा का जो उद्देश्य वो इस तरह से रखा जाता है कि जो परिवर्तनशील, यानी कि जो परिवर्तनशील समाज है उससे एक सामंजस्य बिठा के रख पाए, ऐसी शिक्षा व्यवस्था रहे और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामाजिक पर्यावरण पर नियंत्रण रख सके और उसमें परिवर्तन कर सके। तो दोस्तों, किस तरह से भौतिकवादी जीवन पर बल देता है प्रयोजनवाद, यहाँ पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामाजिक पर्यावरण पर नियंत्रण रख सके और उसमें परिवर्तन कर सके। इस तरह से प्रयोजनवाद की शिक्षा व्यवस्था की बात कही जाती है। प्रयोजनवादी विचारकों के माध्यम से प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम निर्माण के संबंध में जिन सिद्धांतों का निर्माण करते हैं वह आज प्रायः सभी शिक्षा शास्त्रियों को मान्य है। आज पाठ्यक्रम बच्चों की रुचि, रुझान, योग्यताओं, उनके अनुभव और उनके जीवन की वास्तविक क्रियाओं पर आधारित होती है, जिनकी व्यवहारिक उपयोगिता होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें, आज का जो प्रयोजनवादियों के अनुसार आज का जो पाठ्यक्रम है वो बच्चों की रुचि, रुझान और उनके अनुभव और उनके जीवन की वास्तविक क्रियाओं पर ही आधारित होता है, जिनकी व्यवहारिक उपयोगिता होती है। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें, आज भी हम परंपरागत शिक्षा व्यवस्था के ढांचे में नहीं बंधे हैं। आज भी अगर हम देखें, शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो परिवर्तनशील शिक्षा व्यवस्था है जो समय की मांग के अनुसार चेंज होती रहती है। तो जिन मनोवैज्ञानिकों तथ्यों का उद्घाटन और प्रयोग प्रकृतिवादियों, यथार्थवादियों ने किया, प्रयोजनवादियों ने उनमें सामाजिक पर्यावरण के महत्व को जोड़ दिया।
इन्होंने बच्चों की जन्मजात शक्तियों को पहचाना, उन्हें ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखने और अनुभव द्वारा सीखने पर बल दिया। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, बच्चों की जन्मजात शक्तियों पर एक तरह से कार्य करना और जो बच्चे अपने अनुभव के आधार पर शिक्षा ग्रहण करके सीखें और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखें, इन सब चीज़ों पर प्रयोजनवादी विचारकों ने शिक्षा के प्रसार के लिए अधिक बल दिया। इसके साथ ही इस बात पर भी बल दिया कि बच्चों को जो कुछ भी सिखाया जाए उसका संबंध उनके वास्तविक जीवन से होना चाहिए और उन्हें व्यवहारिक क्रियाओं के माध्यम से अनुभव करने के अवसर देने चाहिए। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बच्चों को अपने क्रिया के माध्यम से सीखने की बात कही जा रही है कि किस तरह से बच्चे खुद के अनुभव के आधार पर सीखें, तो वो चीज़ें उनके लिए बहुत ही अच्छी साबित होती है। एक तरह से कह सकते हैं प्रयोग के माध्यम से सीखें। प्रयोजनवादी अनुशासन के लिए ना तो दंड विधान को स्वीकार करते हैं और ना बच्चों को शिक्षक के प्रभाव में रखना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें प्रयोजनवादी अनुशासन की, तो प्रयोजनवादी अनुशासन के लिए दंड का विधान को स्वीकार करते हैं, ना बच्चों के शिक्षक के प्रभाव में रहना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, प्रयोजनवादी अनुशासन के लिए ना तो दंड विधान, एक तरह से उन्हें यहाँ पर हम बात करें तो बच्चों को दंड ना देने की बात कही गई है और साथ ही शिक्षक भी अपना प्रभाव बच्चों पर नहीं बना सकता है और ना ही उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता देता है। तो ये तो इस बात पर बल देते हैं कि बच्चों को उच्च सामाजिक वातावरण में सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने के अधिक से अधिक अवसर दिए जाएं। यहाँ पर हम देखें, एक शिक्षक का प्रभाव छात्रों पर नहीं दिखता है और ना ही पूर्ण स्वतंत्रता। इससे उनमें समाज के नियमों का पालन करने, दूसरों के हितों का ध्यान रखने और अपने काम को व्यवस्थित ढंग से करने की आदत बनेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, एक शिक्षक का ये दायित्व रखा गया है यहाँ पे कि छात्रों पर पूर्ण प्रभाव ना रखे और पूर्ण स्वतंत्रता भी ना रखे, बल्कि छात्रों को ऐसे सामाजिक वातावरण में रखे जिससे वो अधिक से अधिक सामाजिक क्रियाओं में भाग लें और उन्हें अधिक से अधिक अवसर मिले। इससे उनमें समाज के नियमों का पालन करने, दूसरों के हितों का ध्यान रखने और अपने काम को व्यवस्थित ढंग से करने की आदत बनेगी। ऐसा करने से वो अपना कर्तव्य समझेंगे और इससे उनमें अनुशासन की भावना जागृत होगी। एक तरह से उन्हें इस तरह की स्वतंत्रता प्रोवाइड कराई जाए जिससे वो समाज के जो भी क्रियाएं हैं उसमें भाग लेंगे और साथ ही अधिक से अधिक उन्हें अवसर प्राप्त होगा, जिसकी वजह से वो अपने कर्तव्यों को भी समझेंगे और अपने काम को व्यवस्थित ढंग से करना एक अपनी आदत में लाएंगे। तो इससे उनमें अनुशासन की भावना जागृत होगी। शिक्षा की क्रिया में प्रयोजनवादी शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को समान स्थान देते हैं। इन्होंने बालक की स्वतंत्रता की मांग की और उसे कक्षा निष्क्रिय श्रोता से एक सक्रिय छात्र के रूप में प्रतिष्ठित किया। शिक्षक के बारे में वह कहते हैं कि शिक्षक का कार्य यह है कि वह बच्चों के रुचि, रुझान या योग्यता का पता लगाएं, उनके अनुसार सामाजिक परिस्थितियां तैयार करें। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, शिक्षक का क्या कार्य है कि जो भी बच्चे की रुचि है, रुझान है और उसकी जो योग्यता है, उसी के आधार पर ही उसकी सामाजिक परिस्थितियां तैयार करें और उन परिस्थितियों में ही रहकर निर्णय करने में उनकी सहायता करें। इसके अनुसार शिक्षक अधिनियम नहीं, मित्र, निर्देशक और सहयोगी होता है। तो इस तरह से यहाँ पर शिक्षक को एक मित्र की तरह, एक निर्देशक की तरह और एक सहयोगी की तरह अपने छात्रों से व्यवहार करना है। प्रयोजनवादी व्यक्ति और समाज दोनों के हित साधन के लिए विद्यालय को समाज के सच्चे प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बालक के लिए विद्यालय एक सच्चे प्रतिनिधि के रूप में होना चाहिए, जो बालक के व्यक्ति और समाज दोनों के हित के साधन के रूप में दिखाई दे और इनके इन विचारों से विद्यालयों को सामुदायिक केंद्रों में बदल दिया। तो दोस्तों एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्रयोजनवादी हैं वो विद्यालय को एक सामुदायिक केंद्र में, जिसमें बालक अपनी सामाजिक और व्यक्तिगत क्षमता का विकास कर पाए। अब विद्यालय को कृत्रिम संस्था नहीं माने जाते।
अपितु बच्चों को जैविक प्रयोगशाला के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। तो दोस्तों एक तरह से हम कह सकते हैं कि बच्चा जो बालक जो सीखता है वो प्रयोग के माध्यम से विद्यालय में ही सीखता है। शिक्षा की अन्य समस्याओं के समाधान में भी प्रयोजनवाद बड़ा सहायक है। यह एक मानवतावादी दर्शन है। इसने उद्घोषण की कि शिक्षा मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। इससे यहाँ पर हम देखें, इसने जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें जो प्रयोजनवाद है, कहीं ना कहीं वो जो हमारा वर्तमान जीवन एक तरह से प्रभावित करता है। जो वर्तमान जीवन की शिक्षा पद्धति है, कह सकते हैं कि जो आज भी हम देखते हैं कि जो शिक्षा है वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और इसने ना कि जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा को भी बढ़ावा दिया है। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि एक दार्शनिक चिंतन धारा के रूप में प्रयोजनवाद का आधार जो है एक दर्शन के बिना अधूरा है। यह मनुष्य के केवल सामाजिक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो प्रयोजनवाद में दर्शन की बात ना करके भौतिकवादी जीवन के विषय में अधिक कहा जाता है कि किस तरह से हम अपने भौतिक जीवन को सुखी बनाएं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें दर्शन की एक तरह से कमी महसूस होती है, और सामाजिक पक्ष पर ही यहाँ पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। एक तरह से भौतिक पक्ष और सामाजिक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह मनुष्य के केवल सामाजिक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित रखता है। आगे हम देखते हैं उसके आध्यात्मिक पक्ष पर विचार नहीं करता है। हमें आज ऐसे शिक्षा दर्शन की आवश्यकता है जो मनुष्य के प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तीनों पक्ष के विकास पर समान बल दे। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें जो प्रयोजनवाद है वो बालक के सामाजिक और व्यक्तिगत पक्ष पर ही केवल ध्यान देता है, आध्यात्मिक पक्ष पर ध्यान नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं जो बालक का आध्यात्मिक पक्ष है वो कमजोर रह जाएगा। तो आज के जीवन की अगर हम बात करें तो आज ऐसे शिक्षा दर्शन की आवश्यकता है जो मनुष्य के प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तीनों पक्षों के विकास पर समान बल दे। तो दोस्तों इस तरह से हम देखें प्रयोजनवाद में अनुशासन की बात करें, शिक्षक की बात करें या फिर विद्यालय की बात करें, विद्यार्थी की बात करें, तो किस तरह से हम अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं कि विद्यालय में विद्यार्थी की क्या भूमिका है, शिक्षक की क्या भूमिका है, विद्यालय अपने बालकों के लिए क्या किस तरह से माहौल बनाता है या वातावरण प्रोवाइड कराता है जिससे छात्र अपनी सामाजिक और भौतिक जीवन में उन्नति कर पाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।